हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स के 75 टॉपिक हैं और केवल आपको यही टॉपिक तैयार करने हैं 75 जो बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए वेरी वेरी आईएमपी हैं और सारे क्या हैं एनसीईआरटी बेस्ड हैं। देखिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए निकाले गए और आपको हाई स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम में। अगर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर इंक्रीज करने पेपर के अंदर हाई स्कोर करना है पक्का, तो आपको क्या करना 100% पक्का तैयारी यहीं से करें, क्योंकि यहाँ पर क्या होते हैं सारे जो क्वेश्चन होते हैं मोस्ट टाइम पे वही आपको सोल्व कराए जाते हैं जो पेपर में सबसे ज़्यादा मालूम करते हैं। तो देखिए 2027 के सारे बैच स्टार्ट हो गए हैं, सारे जो सब्जेक्ट हैं सभी का आईएमपी टॉपिक आपको समझाए जाएंगे, बताए जाएंगे, दिखाए जाएंगे। देखिए आपको क्या तैयार करना है इसके अंदर से, देखिए पक्का यही प्रश्न आएंगे बोर्ड एग्जाम में। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने वो समझते हैं हम फिजिक्स के। देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम के लिए। 12 फिजिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है क्वेश्चंस हैं, 12 भौतिक विज्ञान महत्वपूर्ण प्रश्न या टॉपिक, यही टॉपिक आपको तैयार करने हैं। देखिए पहला टॉपिक आपको जो मोस्ट आईएमपी है बोर्ड एग्जाम में, और देखिए ये पहले वाले चैप्टर में रखा कुलाम का नियम। क्या है कुलाम का नियम? देखिए 16, 18, 20, 22, 24 में इसमें लगातार पूछा गया, जो जिस डेट में आ चुका क्वेश्चन वो डेट हमने उसके आगे लिख दी है। ओके, इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कितना आईएमपी है बोर्ड एग्जाम के लिए ये। देखिए तो कुलाम का नियम आपने पढ़ा हुआ, कुलाम के नियम में क्या बताया था? कुलाम के नियम में ये बताया था जो वैद्युत बल होता है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब वो जो बल होता है वो आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है, वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए इसमें आपको पढ़ने के लिए मिलेगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको तैयार करना है, सोल्व करना अच्छी तरीके से। तो इसमें यह है कि आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है कौन? वैद्युत बल, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये कंडीशन आती है इसमें निकल कर कुलाम के नियम में, इसको याद करना है। तो कुलाम का नियम इतना ही है कि कुलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यह है इसका कुलाम का नियम जो मोस्ट आईएमपी है। अगला टॉपिक है जो आपको तैयार करना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में बहुत आती है। तो आपने पढ़ी होगी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होती है ई। क्या होती है? ई। और ई बराबर F/Q। आप इसका फॉर्मूला पढ़ेंगे या Q0 पढ़ेंगे। परीक्षण आवेश और बल के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बट यहाँ पे कंडीशन ये है 5 नंबर में डेरिवेशन है ये कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें अक्षीय स्थिति में ज्ञात करनी है। कैसी कंडीशन में? अक्षीय स्थिति में। एक निरक्षीय स्थिति है वो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में ज्ञात कीजिए। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति वेरी वेरी आईएमपी है, दोनों ही क्वेश्चन क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये हर साल के साल पूछे जाते हैं। देखिए पेपर में 14, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 में लगातार पूछे गए सारे क्वेश्चन, किसी न किसी पेपर कोड में पक्का आता है। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग कोड बनते हैं, उन कोड में कोई से भी क्वेश्चन चला जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण की गणना करनी है। तो बल युग्म आघूर्ण कैसा आता है निकल के? टॉय बराबर, वो आपको पढ़ना अच्छी तरीके से। तो काफी आईएमपी डेरिवेशन है सारे के सारे ये। चलिए नेक्स्ट वाला है गॉस की पिरामिड। देखिए गॉस की पिरामिड तो 100% आती है किसी न किसी पेपर के अंदर। तो गॉस की पिरामिड जरूर याद करें। क्या था? फाई बराबर होता है 1/ε0 इंटू में Q। 1/ε0 इंटू में Q इसका फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला इसका ध्यान पर रखें गॉस की प्रमेय का। क्या ध्यान पर रखना है? किसी बंद प्रश्न से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स फाई होता है उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये कौन बताता है? ये बताती है गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय इस बॉक्स से याद कर लें, इसी बॉक्स से याद हो जाएगी। जो आवेश है वो 1/ε0 गुना होता है। अगर ये गुना होता है तो फाई कहलाएगा। ये कंडीशन है। और देखिए अब आते हैं गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। जो अनुप्रयोग है ये भी बहुत आते हैं एग्जाम में। देखिए अनंत लंबाई के एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसमें एक अनंत विस्तार का एक तार बनाना। तो देखिए ये वाली वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगी, देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाकर सब क्वेश्चन आपको उसमें समझा दी है। और देखिए कौन कौन से क्वेश्चन तैयार करने हैं वो देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए टोटल 75 होंगे और 75 से कुछ बच के नहीं जाएगा अगर आपने यही तैयार कर लिया टोटल सारे क्वेश्चन। देखिए एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमें व्यंजक ज्ञात करना। तो समतल चादर बनानी है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है विद्युत धारिता क्या होती है।
देखिए विद्युत धारिता क्या होती है, सी होती है, क्या होती है फ्रेंड, सी होती है। तो ये सी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, इसका मात्रक क्या होता है, फेरेड होता है। तो ये विद्युत धारिता के बारे में पढ़ना है, इसका परिभाषा, मात्रक, राशि और मात्रक आपको पता ही है क्या होता है, इसका फेरेड होता है, क्या होता है, फेरेड होता है। अगला टॉपिक है कि संधारित्र, संधारित्र का सिद्धांत क्या होता है। तो संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र का सिद्धांत क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, सब आपको पढ़ के जानी है इस टॉपिक के बारे में, इस टॉपिक के अंदर। अगला है विद्युत विभव तथा विभवांतर में अंतर बताओ, मतलब विद्युत विभव किसे कहते हैं, विभवांतर किसे कहते हैं। बी बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू अपॉन क्यू या क्यू नोट। इसमें बताया था किसी परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। तो इस फॉर्मूले से इसकी थ्योरी याद कर लें या फिर इस तरीके से याद कर सकते हैं। देखिए कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को विद्युत विभव कहते हैं, इस तरीके से याद कर लें। कई कई तरीके होते हैं थ्योरी को याद करने के। नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि अक्षय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक याद करना। तो अक्षय स्थिति में विद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, निकाल का डेरिवेशन क्या है इसका, सब अच्छी तरीके से सोल्व करके जाना है। अगला टॉपिक है जो आपको तैयार करना, देखिए ये पक्का 100% आता पेपर में ये जो क्वेश्चन है। और देखिए क्या है, व्हीटस्टोन सेतु, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। इसमें रेजिस्टेंस के बारे में बताते हैं, जो रेजिस्टेंस होते हैं प्रतिरोध, प्रतिरोध कैसे काम करते हैं संतुलन अवस्था में, उसके बारे में बताया है इसके अंदर। इसका देखिए फॉर्मूला देखना, पी अपॉन क्यू बराबर होता आर अपॉन एस, आर अपॉन एस। तो ये फॉर्मूला है, ये काफी इजी है, अच्छी तरीके से आपको समझा दिया, देख सकते हैं जाके। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, परिभाषा क्या है, सिद्धांत क्या है, और ये किस तरीके से इसका सॉल्यूशन होता, ये सब आपको पढ़ के जाना इसके बारे में। चलिए अगला है एम्पियर का परिपथीय नियम। एम्पियर का परिपथीय नियम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी एमपी है। देखिए परिपथीय नियम भी ध्यान से पढ़ के जाना है। बायो-सावर्ट का नियम भी मोस्ट एमपी है। अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें क्या करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें इस तरीके से आप चित्र बनाएंगे, इस तरीके से। ओके पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी है। लंबी धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना, यह भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। धारावाही परिनालिका बनती है इस टाइप की। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्या है, विद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध। तो विद्युत धारा जे बराबर होता है आई अपॉन ए, क्या होता है, आई अपॉन ए। इसमें यह बताया था कि एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा गुजरती है वो क्या होता है, धारा घनत्व कहलाता है। तो ये फॉर्मूला याद कर लें, जे बराबर आई अपॉन ए से, इसकी पहचान ध्यान पर रखें। मोस्ट टाइम पे ये वाला क्वेश्चन। अगला है ओम के नियम का सत्यापन। ओम क्या मतलब ओम का नियम क्या है, ओम के नियम का सत्यापन क्या है। ओम के नियम से अनुगमन वेग की गणना कीजिए, ये बहुत आता है। अगला क्वेश्चन है कि किरचॉफ का नियम। देखिए किरचॉफ के नियम पर तो किंग लिख लें, मोस्ट टाइम पे लिख लें, कुछ भी लिख लें। किरचॉफ के नियम तो किसी न किसी पेपर बोर्ड में पक्के आते आते हैं, इसको मत छोड़ना। अगला है धारा घनत्व। आपकी अभी बताया था धारा घनत्व क्या होता है, जे बराबर होता है आई अपॉन ए। तो इसे याद कर लें, मतलब एकांक क्षेत्रफल से जितनी धारा निकल के जाएगी वो क्या है, धारा घनत्व है। परिभाषा आपको बताई दी है, मात्रक इससे निकाल लें, एम्पेयर बटा मीटर स्क्वायर हो जाएगा। आई से हो गया एम्पेयर, ए से हो गया मीटर स्क्वायर, बी में सूत्र भी इससे आ जाएंगे निकल के, बिल्कुल इजी है। विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोधकता क्या होती है, ये तीनों ही डेफिनेशन मोस्ट एमपी है, केमिस्ट्री में भी आती हैं, फिजिक्स में भी आती हैं। इस टाइप की डेफिनेशन पढ़िए इसको ध्यान से। टॉपिक नंबर 22 है विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध क्या है। देखिए इसमें संबंध काफी बार पूछा गया है, तो संबंध को भी ध्यान से पढ़ के जाना है। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है सी, उसका व्यंजक हमें प्राप्त करना है। जो व्यंजक है किस तरीके से निकल के आता है वो उसको सोल्व करना अच्छी तरीके से। अगला टॉपिक क्या है, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक ज्ञात करना। जो स्थितिज ऊर्जा होती है यू, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, बिल्कुल इजी है, अच्छे से पढ़ के जाना इसको। अगला टॉपिक क्या वो देखिए, विद्युत धारा परिभाषा। अभी विद्युत धारा क्या होती है, देखिए क्यू बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, आई टी। क्या होता है, आई टी। मुझे आई का मान चाहिए तो क्यू के बेटे में कौन आ जाएगा, टी। इसका मतलब यह है कि एकांक समय में जितना आवेश गुजर कर जाएगा वो उसकी विद्युत धारा कहलाएगी। मान लो कोई तार है, 1 सेकंड के अंदर टी बराबर हमने रख दिया 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर जितना वहां से कुलाम निकल कर जाएगा, चाहे कुलाम 2 कुलाम हो, मतलब आवेश, जितना आवेश गुजर कर जाएगा, तो चाहे वो 2 कुलाम हो, 5 कुलाम हो, 6 कुलाम हो, तो जितना वहां से आवेश गुजर कर जाएगा वो कहलाएगा आपका धारा। ओके अगला टॉपिक क्या वो देखिए, सेलों का विद्युत वाहक बल
सेलों का विद्युत वाहक बलों की गणना करनी है। तो इसमें दो टाइप से गणना करते हैं, इस टॉपिक को भी ध्यान से लिख लेना, पढ़ लेना। ओके, अच्छा टॉपिक है ये। नेक्स्ट वाला है स्वीय प्रेरणा, स्वीय प्रेरणा गुणांक। इसकी परिभाषा बहुत आती है, देखिए परिभाषा तो इसकी 100% किसी न किसी पेपर कोड में आती है। स्वीय प्रेरणा और स्वीय प्रेरणा गुणांक की देख सकते हैं कितनी बार आ चुका पेपर में, लगातार आ चुका है 15 से लेकर 26 तक। ध्यान से देखना इसको, क्वेश्चन को। अन्योन्य प्रेरण गुणांक और अन्योन्य प्रेरण, इसमें भी क्वेश्चन में भी क्या है, इसी तरीके का मैटर है। ये भी क्वेश्चन हर साल के साथ मालूम करते हैं, कैसे न कैसे देख सकते हैं, हर साल पूछा गया है। अब देखिए ये है वेरी वेरी आईएमपी, जो आपको नहीं छोड़ना है। यह है ट्रांसफॉर्मर का सिद्धांत बताना है, रचना बताती है, जो रचना करनी है मतलब चित्र बनाना, कार्यविधि इसकी वर्किंग बतानी है, किस तरीके से काम करता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यह है ट्रांसफॉर्मर, इसका सिद्धांत बताना है और रचना बनानी है। तो ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, ये कम वोल्टेज, मतलब जो कम वोल्टेज आते हैं उसको घटाने और बढ़ाने का कार्य करता है। मतलब जो वोल्टेज आते हैं, जो धारा आती है, उसको घटाने और बढ़ाने का कार्य कौन करता, ट्रांसफॉर्मर करता है। अब ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ये करता अन्योन्य प्रेरण गुणांक के सिद्धांत पर कार्य करता है ट्रांसफॉर्मर। ये दो टाइप के होते हैं, एक उच्चाई ट्रांसफॉर्मर होता है, एक अपचाई ट्रांसफॉर्मर होता है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मर है, इसका डायग्राम बना के अच्छे से पढ़ के जाना है। वो प्रैक्टिकल में भी काफ़ी बनाते हैं इसमें, तो प्रैक्टिकल होंगे आपके। तो ये अगला है धारावाही लंबी परिनालिका के स्वयं प्रेरकत्व का सूत्र ज्ञात करना हमें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगला है विद्युत चुम्बकीय तरंग परिभाषा गुण बताओ। जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके गुण क्या है, ओके, इसकी क्वालिटीज क्या है, ये भी काफी बार पूछा गया है। अगला टॉपिक है दो समतल कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक ज्ञात करना। कहाँ पे, दो समतल कुंडलियों के बीच में ज्ञात करना है अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक हमें। तो ये व्यंजक काफी बार पूछा गया, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है विस्थापन धारा क्या होती है। विस्थापन धारा भी क्या है, मोस्ट एमपी है। जो विस्थापन धारा, ये भी बहुत आती है एग्जाम के अंदर, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला टॉपिक है लेंज का नियम। तो लेंज का नियम भी काफी बार पूछा गया। देखिए अगला जो टॉपिक है, ये किंग क्वेश्चन है, मोस्ट एमपी है चैप्टर का। पूरे चैप्टर में से केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करना है। ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है ये, कि मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, VVI, वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है। देख सकते हैं कितनी बार मालूम कर सका, मतलब करा इन्होंने 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 में लगातार पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत। नेक्स्ट वाला है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। जो विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम है, इसका स्पेक्ट्रम बनाना है, किस तरह से काम करता है, क्या करता है स्पेक्ट्रम, अच्छे से पढ़ के जाना। ये भी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है, अपेक्षित चुंबकशीलता क्या होती है, चुंबकशीलता क्या होती है। ये परिभाषाएं हैं, तो ये परिभाषाएं बहुत आती हैं। ओके, एक एक नंबर में आ जाती हैं या दो दो नंबर में आ जाती हैं। तो परिभाषा तो बहुत आती है एग्जाम में, इसको ध्यान से पढ़ना। तो परिभाषा है, क्या है फ्रेंड्स, ये है परिभाषा। शुरू से गलत लिखे बैठे हैं, तो ये परिभाषाएं हैं, परिभाषा जरूर तैयार करनी है आपको। ओके, नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि धारावाही, मतलब धारा मापी को एमीटर में कैसे परिवर्तित करते हैं। जो धारा मापी होता है इसको एमीटर में कैसे चेंज कर देते हैं, ये भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन है। अगला है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम क्या है। जो फैराडे के नियम है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, दोनों ही नियम आपको पढ़ के जाने। फैराडे के नियम से कैसे विद्युत धारा बनती है, सब आपको पढ़ना अच्छे तरीके से। उसमें जो कॉइल है तो ये वो कैसे घूमती है। अगला है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसको भी पढ़ना है। जो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण है वो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, ये भी क्वेश्चन क्या है, मोस्ट एमपी है। अगला है अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर बताओ। तो इसकी परिभाषा याद कर लेना कि अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, लॉरेंज बल ज्ञात करना। ये भी काफी आता है एग्जाम में। अगला है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाला आघूर्ण ज्ञात करना है। तो इसमें आघूर्ण ध्यान पर रखें, ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। अगला है दो समांतर धारावाही चालकों के बीच में लगने वाला बल ज्ञात करना। तो दो समांतर धारावाही चालक होते हैं, उनके बीच में बल कैसे कार्य करता है, एक ये होता है, एक ये होता है, इसके बीच में जो एफ है वो कैसे कार्य करता है, ये आपको पढ़ना अच्छी तरीके से। चलिए अगला है चल कुंडली धारा मापी। देखिए चल कुंडली धारा मापी, तो इसमें तो आप मोस्ट एमपी लिख ही लें। ओके, ये तो 100% आते आता चल कुंडली धारा मापी। ये कैसा क्वेश्चन है, अगर आसान तरीके से चाहिए तो आप यूट्यूब पर लिख देना चल कुंडली धारा मापी और बोल देना मास्टर कोचिंग। जैसे ये बोलेंगे तो ये वीडियो हमारी ऊपर ही मिल जाएगी, बिल्कुल छोटे तरीके से आपको आसान तरीके से बिल्कुल इसी तरीके से पेपर पर लिख के बता दिया है, पढ़ लेना इसको। अगला क्या है चुंबकीय याम्योत्तर और दिक्पात कोण
और नमन कोण, ये तीनों ही डेफिनेशन ये भी क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, वेरी वेरी आईएमपी हैं और परिभाषाएं के रूप में आती हैं ये, दिक्पात कोण, नमन कोण। ओके, इसमें अल्फा बीटा चलता है, पढ़ लेना इसको। अगला है चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत समझाइए। चौक कुंडली किस तरीके से काम करते हैं तो कार्य सिद्धांत के बारे में पढ़ के जाना, ये भी काफी बार पूछा एग्जाम के अंदर, अच्छा क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, हाई स्कूल से पढ़ा होगा। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, ये भी हाई स्कूल से पढ़ा होगा, मोस्ट एमपी है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान का व्यंजक ज्ञात करना, और इसी से क्वेश्चन रिलेट करता है एलसीआर परिपथ। एलसीआर परिपथ, तो एलसीआर जो परिपथ है फ्रेंड्स ये है वेरी वेरी एमपी, क्या है मोस्ट एमपी है एलसीआर जो परिपथ है। तो एलसीआर परिपथ ध्यान से पढ़ के जाना आपको, जो एलसीआर सर्किट है। ओके, एलसीआर पूरे सर्किट को ध्यान से पढ़ना है। अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसा हो जाता है, प्रैक्टिकली आपको बता दिया है, देख लेना इसको, ये पानी के अंदर अच्छे से हो जाता है। नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि अवतल लेंस हो, अवतल लेंस का प्रथम तथा द्वितीय फोकस बताओ। तो इसमें प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस बताना किसका, अवतल लेंस का। तो चित्र से आपको समझ में आएगा, चित्र देख लेना इसका। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र ज्ञात करना, तो ये n का मान चाहिए इसमें, तो n का मान चाहिए। तो इसमें जो n का मान है यही आपको फाइंड करना, अच्छा डेरिवेशन 5 नंबर का बड़ा है ये। ओके, अगला है गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। देखिए एक ये है क्वेश्चन, एक ये वाला, एक ये वाला, तीनों ही क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी हैं। ओके, 100% पेपर में आता है इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन। तो गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र बहुत आता है, पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र बहुत, मतलब लेंस मेकर, तो लेंस मेकर के नाम से फेमस है ये। तो ये लेंस मेकर जो है क्वेश्चन, ये वेरी वेरी आईएमपी है फ्रेंड्स, मोस्ट आईएमपी है लेंस मेकर, छोड़ना नहीं है इसको। अगला क्या है सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। देखिए इस वाली स्लिप पे ये जो पीपीटी है ये वाली, इस पर जो क्वेश्चन आ गया है ये तो 100% मालूम करते हैं, ये भी क्या है मोस्ट है। ओके, इसकी तो गारंटी ले लो, पक्के आते हैं इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन तो 100% आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है खगोलीय दूरदर्शी। देखिए ये भी क्या है, सब सारे के सारे ये भी पीपीटी के मोस्ट आईएमपी है, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी बहुत आता है एग्जाम में, देख सकते हैं इसकी डेट से लगातार ये रिपीट हुआ है। परावर्ती दूरदर्शी भी बहुत आता है, इसी तरह का क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट आईएमपी आसान तरीके से आपको समझाता है, देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत भी बहुत आता है। तो हाइगेंस का सिद्धांत क्या होता है, द्वितीयक तरंगिकाएं कैसे निकल के जाती हैं, जो तरंगिकाएं हैं वो किस तरीके से चलती हैं। ओके, ईथर माध्यम में कैसे चलती हैं, वायु में कैसे चलती हैं, सब आपको पढ़ना है। अगला है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या करनी है। तो इसमें परावर्तन की व्याख्या करके मतलब कोण R बराबर कोण I आपको सिद्ध करके लेकर आना है। ओके, आपतन कोण I जो होता है परावर्तन कोण R के बराबर आता है निकल के इस वाले डेरिवेशन में। इसी तरीके का नीचे वाला हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। तो परावर्तन और अपवर्तन दोनों ही क्या है किंग क्वेश्चन है चैप्टर के। ओके, एक चैप्टर से मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन निकाले हैं और वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसे केवल आपको ये 2 क्वेश्चन तैयार कर लेना, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण की शर्तें बतानी है, परिभाषा बतानी है। तो व्यतिकरण भी क्या है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। ओके, पढ़ लेना इसको अच्छे से। कला संबंध स्रोत क्या होते हैं, ये भी बहुत आता है। प्रकाश स्रोत क्या होता है, कला संबंध स्रोत क्या होती है, तो भी ध्यान से पढ़ना। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है, ये भी काफी बार रिपीट हुआ है। कार्यफलन, देहली आवृत्ति। देखिए कार्यफलन और देहली आवृत्ति की परिभाषाएं बहुत आती हैं, ये जो है परिभाषाएं हैं 2-2 नंबर में। तो ये जो परिभाषाएं हैं ओके, ध्यान से इसको ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना अच्छे से। अगला है प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम बताओ। जो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है इसका नियम बताओ, किस तरीके से प्रकाश उस पर टकराता है किसी लोहे की चीज पे, तो किस तरीके से वो वैद्युत प्रभाव करता है उसका। प्रकाश वैद्युत प्रभाव उसका नियम बताओ। अगला है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण बताओ। जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण है वो किस तरीके से बना है, आइंस्टीन ने कौन सा समीकरण दिया था, सब आपको ध्यान से पढ़ना है। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट। अगला है रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकिरण प्रयोग बताओ। तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपने पढ़ा होगा। इस तरीके से परमाणु मॉडल बनाएंगे आप, उस पर किरणें जाएंगी, टकराएंगी, कुछ तो सीधी निकल जाएंगी, कुछ टेढ़ी होकर निकलेंगी। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। ओके, कुछ सीधी निकल जाएंगी। तो पढ़ लेना, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल इस टाइप से आता है बहुत ज़्यादा। एक ये है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ये रहा रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकिरण। हाँ, अल्फा कण परिकिरण यही वाला है, और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी यही वाला है।
ओके, चलिए अगला है बोर का परमाणु मॉडल। देखिए रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जैसा है वैसे बोर का परमाणु मॉडल है, दोनों ही क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, पढ़ना इसको अच्छे से। अगला है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भी बहुत आता है एग्जाम में। ओके, इसमें हाइड्रोजन किस तरीके से उसकी श्रेणियाँ होती हैं हाइड्रोजन की, लाइमन श्रेणी, बोमन श्रेणी, पाशन श्रेणी, इसमें श्रेणियाँ चलती हैं। इन श्रेणी को सूत्र, इनका जो सूत्र है उनको सोल्व करना है, उस पर क्या आ जाता है, न्यूमेरिकल भी आता है। अगला है नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्या होता है, ये भी क्या है किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मतलब 100% आता है। नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन बहुत आता है एग्जाम के अंदर। ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक में अंतर बताओ। तो चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, और अचालक क्या होता है। तो चालक में जिसमें करंट फ्लो हो जाए, अचालक मतलब जिसमें करंट फ्लो नहीं होता है, अर्धचालक का मतलब ये बीच को हो जाएगा दोनों में। जैसे कि सेमीकंडक्टर होता है, मतलब जो चिप वगैरह होती है सिलिकॉन वाली। अगला क्वेश्चन है कि पीएन संधि डायोड के लिए अग्र अभिनति और उत्क्रम अभिनति मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, और इसी से एक क्वेश्चन रिलेट करता है पीएन संधि डायोड से, ये करता है आपका पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में, या फिर अर्ध तरंग दृष्टिकारी, अर्ध तरंग दृष्टिकारी क्या है, दृष्टिकारी। तो पूर्ण तरंग दृष्टिकारी और अर्ध तरंग दृष्टिकारी इस चैप्टर से बहुत पूछे गए एग्जाम के अंदर। तो जितना आईएमपी ये है उतने ही आईएमपी ये दोनों क्वेश्चन ये टाइप होने से रह गए हैं, इनको लिख लेना किसी पेपर पे। पीएन संधि डायोड के लिए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी का वर्णन कीजिए चित्र सहित, ऐसे अर्ध तरंग दृष्टिकारी के लिए वर्णन कीजिए अच्छी तरीके से। तो ये वो क्वेश्चन है जो आपको तैयार करने बोर्ड एग्जाम में। देखिए फ्रेंड्स, टोटल 75 टॉपिक आपको समझा दिए, अच्छी तरीके से बता दिए कौन कौन से टॉपिक आपको तैयार करने, इनसे बचकर कुछ नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम 2027 में। हाई स्कोर के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके, और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनमें ये वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तभी क्या होगा, चैनल थोड़ा सा ग्रो करेगा शेयर करने से या लाइक करने से। तो लाइक करिए ज़रूर, क्योंकि इसको पीपीटी को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, फिर वीडियो बनाने में, फिर एडिट करने में, फिर अपलोड करने में काफ़ी मेहनत है इसमें। ओके, तो समझिए बात को और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के अंदर। चलिए, हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे हम क्लास 4 की केमिस्ट्री। क्लास 4 की केमिस्ट्री के मोस्ट टाइम पे टॉपिक हैं, और देखिए ये है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। क्लास 12 की क्या है, ये केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान है, और 75 क्या पढ़ेंगे हम, महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए निकाले गए हैं। देखिए पक्का यही परीक्षा में आएंगे जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, जिसमें अति लघु, लघु और दीर्घ वाले सारे क्वेश्चन बताएंगे। अगर आपको हाई स्कोर करना है बोर्ड एग्जाम 2027 में तो केवल आपको यही टॉपिक तैयार करने जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। इसी टाइप के टॉपिक आपको मिलेंगे एग्जाम के अंदर। देखिए 100% पक्का तैयारी यहीं से करें आप, जिससे कि आपके बोर्ड में नंबर इंक्रीज होंगे। देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न या टॉपिक है 2027 के लिए, और देखिए पहला टॉपिक क्या है, और सारे टॉपिक के हैं मोस्ट आईएमपी हैं, वेरी वेरी आईएमपी हैं। देखिए पहला टॉपिक क्या है कि मोलरता को तैयार करना है, मोललता, मोलंस, ये तीनों ही टॉपिक बार बार रिपीट हुए एग्जाम में। देखिए 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26 इन सारी डेट को ये एग्जाम में आ चुके हैं, किसी ना किसी पेपर बोर्ड में आपको पक्का मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। देखिए मोलरता क्या होती है आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ेंगे आप, अगर इंटर में आ गए हैं तो आपने ये टॉपिक जरूर पढ़ा होगा। इसमें यह था किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, अगर विलय के मोल हैं अगर 1 लीटर में है तो वो क्या है, मोलरता है। और मोलरता में क्या बताया था आपको याद होगा, या फिर आप इसमें पढ़ेंगे इसकी मोलरता वाली डेफिनेशन में। अगर विलयन के 1 किलोग्राम में घुलित जो विलय के मोल होते हैं, ओके, वो क्या होती है उसकी मोललता। इसमें किलोग्राम चलता है, इसमें लीटर चलता है, इतना अंतर है, वैसी मोलंस है। देखिए तो ये टॉपिक आपको तैयार करना है, मोलरता, मोललता, मोलंस किसे कहते हैं, बहुत आता है एग्जाम में। चलिए दूसरा टॉपिक है राल्ट का नियम और इसकी सीमाएं, ये भी मोस्ट टाइम पे। देखिए ये जितनी डेट को आ चुका है एग्जाम में वो डेट हमने लिख दी है इसके अंदर, और ये हर साल के साल किसी न किसी पेपर बोर्ड में पक्के आते हैं सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं जो आपको बता रहे हैं। राल्ट के नियम में आप पढ़ेंगे कि राल्ट के नियम के अनुसार किसी विलयन का जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन होता है, राल्ट के नियम के अनुसार किसी भी वाष्प दाब का जो अपेक्षित अवनमन होता है वो मोल प्रभाज के बराबर होता है, जो उसका मोल प्रभाज होता है। तो आप पढ़ेंगे मोल प्रभाज क्या होता है,
विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, मोल क्या होते हैं, ये सब टॉपिक आप इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। और ये जो टॉपिक है राल्ट के नियम, ये बहुत आता है एग्जाम में, इसको 100% तैयार करके जरूर जाएं। ओके, तीसरा क्वेश्चन क्या है, हेनरी का नियम। देखिए हेनरी का नियम भी हर साल के साल रिपीट हुआ है, ये भी बहुत आता है एग्जाम में, और हेनरी का नियम भी बहुत अच्छा क्या है टॉपिक है, पढ़ के जाना इसको अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि परासरण दाब क्या होता है। देखिए परासरण दाब ये जो दाब है, प्रेशर है, उस पर आधारित है, पास्कल पे पढ़ लेना इसको। 5वां क्या है, परासरण दाब और विसरण में अंतर बताना है। इनमें अंतर भी काफी बार पूछा गया है, देख सकते हैं एग्जाम में कितनी बार आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है। देखिए क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक का अवनमन, ये दोनों ही टॉपिक क्या है, वेरी वेरी एमपी है, दोनों को पढ़ते जाना अच्छी तरीके से। 7वां टॉपिक आपको तैयार करना है कि हिमांक का अवनमन। जो हिमांक का अवनमन होता है, देखिए हिमांक होता है जमना, अवनमन उसमें कमी कितनी आई है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट में, तो ये भी टॉपिक अच्छा है, पढ़ के जरूर जाना है, मोस्ट एमपी है। अगला है मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक। देखिए मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल थोड़ा सा अंतर है, पढ़ लेना, ये मोलर है ये मोलल है, इनके स्थिरांक के बारे में पढ़ना, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, और इसका जो फॉर्मूला है इस पर न्यूमेरिकल बहुत आता है एग्जाम में। ये तीनों टॉपिक तैयार करनी है। नेक्स्ट वाला टॉपिक है मोलल अवनमन स्थिरांक क्या होता है, ये भी क्या है वेरी वेरी आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी एग्जाम के लिए, जो मोलल अवनमन स्थिरांक है। 11वां है कि सेलों का विद्युत भागबल क्या होता है। तो सेलों का विद्युत भागबल बहुत आता है एग्जाम में, कैसे न कैसे पेपर कोड में या किसी न किसी पेपर में पक्का आ जाता। चलिए 12वां टॉपिक आपको तैयार करना है कि फैराडे का वैद्युत अपघटन के नियम। देखिए फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम हर साल के साल रिपीट हुए एग्जाम में, और ये विद्युत अपघटन के जो नियम है ये 2 हैं, पढ़ लेना, 2 नियम है विद्युत अपघटन के नियम, मोस्ट आईएमपी है। ओके, वेरी वेरी आईएमपी है दोनों के दोनों नियम। अगला है मोलर चालकता तुल्यांक की चालकता के बारे में पढ़ना, ये भी टॉपिक बहुत आता है एग्जाम में। मोलर चालकता किसे कहते हैं, मोलर, हाँ मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता क्या होती है, पढ़ लेना इसको, अच्छा क्वेश्चन। अगला टॉपिक है कोलराउस का नियम। देखिए कोलराउस का नियम भी बहुत आता है एग्जाम में, पढ़िए इसको ध्यान से और समझना इसको अच्छी तरीके से, और मोस्ट आईएमपी है 2027 के लिए जो कोलराउस का नियम है। ओके, नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, तीनों ही टॉपिक पढ़ना। इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, और मानक इलेक्ट्रोड विभव ये 25 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है, और मानक हाइड्रोजन विभव जो होता है इसका डायग्राम बनाकर इसको समझ लेना अच्छे से। देखिए हर साल के साल एग्जाम में पूछे गए ये। अगला टॉपिक है वैद्युत रासायनिक श्रेणी लक्षण, और जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है ये भी बहुत आता है एग्जाम में। वैद्युत रासायनिक श्रेणी को भी हर साल के साल पूछे गया किसी न किसी पेपर कोड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17 है नष्ट। देखिए नष्ट समीकरण क्या होती है, बीएससी में भी आपको मिलेगी। ये समीकरण है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। ओके, चलिए अगला टॉपिक है कि सेल का नियतांक। जो सेल का नियतांक होता है वो कैसे निकलता है, इसको पढ़ना है। अगला है अभिक्रिया का वेग और दर। ये अभिक्रिया वेग और दर तो बार बार रिपीट हुआ है, किसी न किसी पेपर कोड के अंदर पक्का आ जाता है ये भी। अगला टॉपिक आपका देखिए अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या वेग का नियम क्या होता है, तो भी इसको भी अच्छा पढ़ना है, अच्छी तरीके से पढ़ना। अगला टॉपिक क्या है, आणविकता और कोटि में अंतर क्या होता है। तो आणविकता किसे कहते हैं, कोटि से किसे कहते हैं, ये भी टॉपिक बार बार रिपीट हुआ एग्जाम में, अच्छा टॉपिक है, पढ़ना इसको अच्छे से। नेक्स्ट वाला टॉपिक है 22 है रासायनिक अभिक्रिया का वेग पर दाब, सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, किसका। देखिए दाब का पड़ेगा, सांद्रता पड़ेगा, ताप का पड़ेगा और उत्प्रेरक का प्रभाव पड़ता है किस पर, रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर। तो ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगला है शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। देखिए ये इस साल भी पूछा गया है 26 में। ओके, ये हमारे वाले पेपर कोड में आया था, हमारे वाले एरिया में, मुरादाबाद वाले एरिया में ये पेपर कोड में आ चुका है इसी साल। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात करना, ये आता समकलन से निकल गया, तो समकलन सीख लेना, थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेना। अगला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए फंसा था ये वाला क्वेश्चन, 5 नंबर में आया था ये। ओके, पढ़ लेना इसको अच्छे से। अगला है संक्रमण तत्व परिभाषा और लक्षण बताओ। देखिए संक्रमण तत्व क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ना अच्छी तरीके से, ये क्वेश्चन बहुत आता है। अगला है अंत्य संक्रमण तत्व क्या होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन पढ़ लेना, ये भी बहुत आता है एग्जाम में। ओके, चलिए
27 है लैंथेनाइड और लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है। देखिए लैंथेनाइड और एक्टिनाइड क्या होते हैं, ये टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाने, एक्टिनाइड और लैंथेनाइड वाले, और आकुंचन पढ़ लेना। एक्टिनाइड देखिए नीचे भी रखा है, एक्टिनाइड आकुंचन क्या होता है और लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है। अच्छा टॉपिक है, पढ़ना इसको। अगला है उपसह संयोजक यौगिक, संकुल यौगिक और संकर यौगिक क्या होते हैं। तो ये सब यौगिकों के बारे में पढ़ना है। उपसह संयोजक यौगिक क्या होता है, संकुल यौगिक क्या होता है और संकर यौगिक क्या होता है। अच्छा टॉपिक है, पढ़ना इसको। देखिए वर्णन का सिद्धांत भी बहुत आता है एग्जाम में, पढ़ लेना इसको। वर्णन का सिद्धांत भी काफी बार पूछा गया। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत क्या होता है, CFT के बारे में पूछा गया। ओके, ये भी काफी आता है एग्जाम में। अगला टॉपिक है कि उपसह संयोजक संख्या होती है। देखिए उपसह संयोजक संख्या का ऑक्सीकरण संख्या मालूम करता है। ओके, जिससे एक IUPAC भी आती है इसमें। उपसह संयोजक यौगिकों में से IUPAC मालूम करता है 5 नंबर की, 5 कंपाउंड देता है इसको। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाने की विधि क्या है। हेलो एल्केन क्या होता है, इसको बनाने की विधि क्या है, इसके बारे में पढ़ना अच्छे से। अगला टॉपिक है क्लोरोफॉर्म बनाने की प्रयोगशाला विधि। देखिए क्लोरोफॉर्म क्या होता है, CHCl3 तो CHCl3 के बारे में पढ़ना अच्छे तरीके से। क्लोरोफॉर्म बहुत आता है एग्जाम में। ये वही है क्लोरोफॉर्म जो मूवी के अंदर एक बोले थे, क्या होता है वो, रुमाल वगैरह उस पर सुंघा के उसको बेहोश करके लेकर चले आते थे, बेहोश करने के काम में आता है। क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि बहुत आती है। क्लोरोबेंजीन को पढ़ लेना चित्र सहित, चित्र बनाना इसको और कर लेना इसको तैयार। अगला टॉपिक है कि अल्कोहल किसे कहते हैं, अल्कोहल का वर्गीकरण कीजिए। देखिए अल्कोहल के बारे में पढ़ना है। प्राथमिक अल्कोहल देखिए नीचे की तरफ है। प्राथमिक अल्कोहल किसे कहते हैं, द्वितीयक अल्कोहल किसे कहते हैं, तृतीयक अल्कोहल किसे कहते हैं, पूरे वर्गीकरण में इसमें आ चुका है। तो जो ऊपर वाला क्वेश्चन है वो इसी के अंदर मिक्स कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन है, इसका वर्गीकरण करना अच्छी तरीके से। ओके, पढ़ लेना इसको अच्छे से। अगला टॉपिक क्या है, एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, गुण और उपयोग बताइए। एथिल अल्कोहल कैसे बनता है ये पढ़ना अच्छे से। अगला है डाई एथिल ईथर बनाने की गुण, डाई एथिल ईथर बनाने की विधि क्या है, गुण क्या है, इसका उपयोग क्या है, यह भी क्या है सचित्र वर्णन करना डाई एथिल ईथर का। ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है। अगला है फिनोल बनाने की विधि क्या है, जो फिनोल है वो किस तरीके से प्राप्त हो जाता है, इसको पढ़ना अच्छे से। अगला टॉपिक है एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि क्या होती है। तो एसिटिक अम्ल कैसे बन जाता है, औद्योगिक विधि इसकी बतानी है, समझानी है, अच्छी तरह से पढ़ के जानी है। ओके, एसिटिक अम्ल को बनाने की प्रयोगशाला जो विधि है। अगला है सिमिट अभिक्रिया क्या होती है। सिमिट अभिक्रिया बहुत आती है एग्जाम के अंदर। तो सिमिट अभिक्रिया है, कार्बोलैमिन अभिक्रिया है और बूटेस्फिटिक अभिक्रिया, इस टाइप की अभिक्रियाएं बहुत आती हैं एग्जाम में। अगला है कीटोन बनाने की विधि क्या होती है। तो कीटोन किस तरीके से बनता है, उसका जो क्रियात्मक समूह है वो क्या है, सब पढ़ के जाना है। अगला है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि क्या है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है वो किस प्रकार प्राप्त हो जाते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है एग्जाम में। अगला है फॉर्मिक अम्ल बनाने की जो प्रयोगशाला विधि है वो कैसे बनती है। जो देखिए फॉर्मिक अम्ल कैसे बनता है, तो ये एक सचित्र वर्णन करना, आपको कर लेना इसको तैयार। अगला है 47 है कि टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन क्या होता है। टोलेन अभिकर्मक के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। अगला है फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो कैसे बन जाता है, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड सब क्या है, मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। और एक है एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड भी बहुत आता है एग्जाम में, पढ़ लेना इसको। देखिए हर बार रिपीट हुआ एग्जाम के अंदर। एसीटोन के बारे में पढ़ के आना, एसीटोन बनाने की विधि। तो इसमें सचित्र वर्णन मालूम करता है, तो चित्र भी इसके बना के जरूर जाने, सीख के जाने इसके चित्र वगैरह। अगला है एमीन, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एमीन बनाने की विधि क्या होती है। तो प्राथमिक एमीन कैसे बनता है, द्वितीयक एमीन कैसे बनता है, तृतीयक एमीन कैसे बनता है, तो सब पढ़ना आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 52 है प्राथमिक एमीन बनाने की विधि क्या होती है। तो प्राथमिक एमीन किस तरीके से बन जाता है, कैसे प्राप्त हो जाता है, इसको भी पढ़ना अच्छे से। अगला है बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड किस तरीके से प्राप्त होता है, ये पढ़ना, गुण और इसके उपयोगी बताने। अगला है कार्बोहाइड्रेट का प्रकार। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसके प्रकार क्या है। ओके, ये पढ़ के जाना। कार्बोहाइड्रेट किस काम में आता है, ये हमें ऊर्जा प्रदान करता है जो कार्बोहाइड्रेट होता है। ग्लूकोज बनाने की विधि और संरचना सूत्र। तो ग्लूकोज का सूत्र आपने पढ़ा होगा C6H12O6। ओके, ये इसका सूत्र भी ध्यान पर रखें ग्लूकोज का। अगला है प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक और द्वितीयक संरचना क्या होती है प्रोटीन की। तो प्रोटीन की संरचना बहुत आती है एग्जाम में, इसको भी अच्छे से पढ़ना है। अगला है प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। तो विकृतीकरण भी मालूम कर लेता है, इसी चैप्टर में रखा है, लास्ट वाले चैप्टर में पढ़ लेना।
अगला है न्यूक्लिक अम्ल के कार्य बताओ, न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, ये बहुत आता है एग्जाम। अगला है डीएनए और आरएनए में अंतर, देखिए ये केमिस्ट्री में भी आता है, बायो में भी आता है, तो दोनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। लिपिड परिभाषा और कार्य बताओ, तो लिपिड क्या होते हैं, लिपिड एक प्रकार की वसाएं होती हैं, जो चर्बी वगैरह होती है, ये तेल होती है, तेल वो सब क्या होते हैं, लिपिड होती हैं। अगला है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना बनाओ, देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना बहुत आती है, सूत्र सेम टू सेम होता है, तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज का जो क्रियात्मक समूह वो अलग अलग होता है, इसको पढ़ना अच्छे से। अगला है प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो प्रोटीन का मुख्य स्रोत जैसे कि आपने पढ़े होंगे, दालें होती हैं, अंडा होता है, मांस होता है, तो ये सारा टॉपिक आपको पढ़ देना, मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं, कहाँ से प्राप्त होते हैं, प्रोटीन किस काम में आता है। ओके, चलिए अब पढ़ेंगे हम महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं, तो ये है मोस्ट आईएमपी और ये है अभिक्रियाएं, क्या है, अभिक्रियाएं। तो पहली अभिक्रिया है वोटर्स-फिटिक अभिक्रिया। वोटर्स-फिटिक अभिक्रिया भी हर साल के साल रिपीट हुई है, देख सकते हैं, हर साल के साल मालूम करते हैं वोटर्स-फिटिक अभिक्रिया को। अगला है हेलोफॉर्म अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी पढ़ना अच्छे से। अगला है फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होती है, ये भी बहुत आती है एग्जाम में, फ्रीडल क्राफ्ट। अगला है एल्डोल संघनन क्या होते हैं, तो एल्डोल संघनन के बारे में पढ़ना अच्छे से, ये भी बहुत आता है। अगला है कैनिज़ारो अभिक्रिया क्या होती है, तो कैनिज़ारो अभिक्रिया भी बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में, अच्छा टॉपिक है कैनिज़ारो अभिक्रिया। अगला है राइमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है, तो राइमर टीमन अभिक्रिया बहुत आती है एग्जाम में। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है वोटर्स-फिटिक अभिक्रिया, जो वोटर्स-फिटिक अभिक्रिया ये भी बार बार रिपीट हुई एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 70 है हॉफमैन ब्रोमी अमाइड अभिक्रिया, तो हॉफमैन ब्रोमी अमाइड अभिक्रिया बहुत आती है हर साल के साथ, ये भी रिपीट हुई है। अगला है सेंडमाया अभिक्रिया क्या होता है, सेंडमाया अभिक्रिया बहुत आती है एग्जाम में, ये भी अच्छा टॉपिक है। सिमिट अभिक्रिया क्या होती है, ये बहुत आता है एग्जाम में। कार्बिल एमीन अभिक्रिया क्या होती है, तो कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी बार बार रिपीट हुई है। अगला है रोजेन मुंड अभिक्रिया क्या होती है, तो रोजेन मुंड अभिक्रिया भी बार बार रिपीट हुई है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। लास्ट है इटार्ड अभिक्रिया। ओके, तो इटार्ड अभिक्रिया भी बहुत बार आई है एग्जाम के अंदर। तो ये 75 टॉपिक आपको बता दिए हैं, इनसे बच के कुछ नहीं जाएगा एग्जाम में, अगर आपने ये सारे टॉपिक तैयार कर लिए तो ये फ्रेंड्स 75 टॉपिक हैं, वो पक्का यही परीक्षा में आएंगे, इनको अच्छे से तैयार कर लेना, ये पक्का गारंटी है। इसमें से 100% आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे जरूर, इनसे बचकर मुश्किल से एक तो चला जाए, मगर आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आते ही हर साल के साल ऐसी क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड्स, हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12 की बायोलॉजी, और क्लास 12 की बायोलॉजी के मोस्ट टाइम पे टॉपिक हैं, वो सारे चैप्टर के निकाले गए। देखिए ये हैं बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए निकाले गए हैं, जो एनसीईआरटी बेस्ड हैं। देखिए समझते हैं इसको। 12th क्लास की बायोलॉजी है, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए 100 आपको क्वेश्चन तैयार करने, इनसे बच के कुछ नहीं जाएगा, ये सारे क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। 100% पक्का यही क्वेश्चन आएंगे, एनसीईआरटी बेस्ड होंगे सारे के सारे। मोस्ट इंपोर्टेंट के हैं क्वेश्चन हैं जो चैप्टर वाइज हैं, मतलब हर चैप्टर के आपको बताए जाएंगे। यही प्रश्न पढ़ लो बस, इससे बच के बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये जो क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। देखिए पहला अध्याय है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन, जो पुष्पी पौधे होते हैं उसमें लैंगिक जनन आपको बताना है, और ये पहले वाले चैप्टर के केवल आपको यही क्वेश्चन तैयार करने जो आपको बताए जा रहे हैं। देखिए पुष्प के भागों के नाम लिखिए, जो पुष्प के भाग हैं, देखिए टॉपिक वगैरह हैं, जो टॉपिक हैं इन्हीं से आपसे क्वेश्चन मालूम करता। पहला जो टॉपिक है ये पुष्प के बारे में पूछा गया, तो पुष्प के बारे में सारे क्वेश्चन तैयार कर लें, जैसे कि पुष्प क्या होता है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, पुष्प का कौन सा भाग क्या काम करता है, जैसे बाह्य दल क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, पुंकेसर क्या होता है, वर्तिकाग्र क्या होता है, अंडक क्या होता है उसके अंदर का, ये सारे जो पार्ट हैं उसके पुष्प के वो सब आपको पता होने चाहिए। तो उसी के बारे में कह रहे हैं, उसके भाग लिखिए, पढ़िए उनको अच्छे से। अगला टॉपिक है कि परागण क्या होता है। देखिए परागण में क्या है, जो परागकण होते हैं जो पुष्प के अंदर होते हैं, अगर परागकण वर्तिकाग्र तक जा रहे हैं, चाहे वो वायु के माध्यम से जा रहे हों या कोई कीट वगैरह उड़ा के लेके जा रहा हो, तो वो जो परागकण होते हैं अगर उनको कहाँ भेज रहे हैं हम, वर्तिकाग्र तक भेज रहे हैं, किसके, पुष्प के, तो वो जो क्रिया है वो परागण कहलाती है। तो इस तरीके से याद रखें इस क्वेश्चन को। अगला है स्वयं परागण और पर परागण। स्वयं परागण जो खुद ऑटोमेटिक हो जाता है वायु के द्वारा, और पर परागण कराना पड़ता है, इसको पढ़ लेना ध्यान से, अच्छी डेफिनेशन है और इसकी थ्योरी जरूर पढ़ के जाएं। अगला क्या है निषेचन क्या होता है। निषेचन का मतलब होता है अगर पराग कण जो होते हैं
वो बढ़ती काग्र में उसके अंदर चले जाते हैं, उसके अंडे के अंदर पुष्प के, तो निषेचन हो जाता। जैसे कि इंसानों के अंदर होता है, शुक्राणु अगर चले जाते हैं कहाँ पे, अंडाशय में, उसके अंडे में चले जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाता। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो निषेचन है, और निषेचन के बाद में क्या होता, जो शिशु होता उसका जन्म होता है। अगला है डिनिषेचन, इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी तैयार करके जरूर जाना बोर्ड एग्जाम के लिए। भ्रूण कोश क्या होता है, देखिए भ्रूण कोश भी काफी बार पूछा गया एग्जाम में। ये जो भ्रूण कोश है, देखिए कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है सब आपको बता दिया है। जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन है भ्रूण कोश, 17, 18, 20, 22, 24 में लगातार पूछा गया है। ये डेट है जिस डेट को ये क्वेश्चन पूछे गए। देखिए वाला क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है कि सूर्य परागण और पर परागण 16, 18, 21, 24, 26 में लगातार पूछा गया है। इन डेट को देख सकते हैं। अगला है बीजांड क्या होते हैं। देखिए जो बीज होते हैं और जो बीज जिसके अंदर रहते हैं वो बीजांड कहलाता है, तो पढ़ लेना इसको, अच्छा टॉपिक है। फल निर्माण कैसा होता है, फल कैसे बन जाते हैं, आभासी फल कैसे होते हैं, वास्तविक फल कैसे होते हैं, ये दोनों ही टॉपिक आपको तैयार करने, आभासी और वास्तविक फल वाले। अपोमिमिक्स ये क्या है, मिक्सिस क्या है, ये भी देख ले, काफी बार पूछा गया है। पुष्प का चित्र बनाइए। देखिए पुष्प का चित्र तो आपको जरूर बनाना पड़ेगा इस चैप्टर को अच्छा करने के लिए। तो पुष्प का चित्र बनाएं, और चित्र में जो उसके पार्ट हैं उन पार्ट को जरूर ध्यान पर रखें जो पुष्प के भाग हैं। दूसरा अध्याय है बायोलॉजी का, वो देखिए जीवों में जनन। जीवों में जनन कैसे होता है, जनन का मतलब होता है अपने ही जैसी संतान उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। जैसे इंसान है, इंसान पैदा कर लेते हैं तो जनन हो गया उनका। जैसे पौधा है वो अपने जैसा पौधा बना लेता है तो जनन हो गया उसका। जैसा आम का पौधा, वो आम का पौधा ही बनाएगा तो वो उसका जनन हो गया। तो जनन का मतलब है अपने ही जैसा जीव उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, आपको टॉपिक तैयार करना है कि जनन का अर्थ क्या है, जनन होता क्या है, अभी बताया था। अगला टॉपिक है अलैंगिक जनन। अब देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है, एक होता है लैंगिक जनन, एक होता है अलैंगिक। अलैंगिक का मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए अलैंगिक में क्या होता है, इसमें एक ही प्रकार का जीव भाग लेता है तो उसको बोलते हैं अलैंगिक जनन, एक ही प्रकार का जीव भाग लेगा, ये कंडीशन है इसमें। और लैंगिक जनन में क्या होता है, इसमें दो विपरीत प्रकार के जनन भाग लेते हैं, जैसे मेल और फीमेल, नर और मादा। जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो वो जो क्रिया है वो कहलाएगी लैंगिक जनन। ओके, जो जनन वाली क्रिया है, समझ गए होंगे। अगला है मुकुलन क्या होता है, तो मुकुलन भी पढ़ लेना, काफी बार पूछा गया है। कायिक प्रवर्धन के बारे में पढ़ लेना, कायिक प्रवर्धन भी काफी बार पूछा गया है। जो जैसे गन्ना होता है वो कायिक प्रवर्धन से होता है। क्लोन क्या होते हैं, क्लोन का मतलब होता है अपनी जैसी कॉपी बना लेना डीएनए के द्वारा। जनन क्यों आवश्यक है, तो ये जो जनन करती है हर प्रजाति, ये क्यों आवश्यक है, इसको पढ़ना अच्छी तरीके से सोच के ही बना कर लिख सकते हैं। अगला है लैंगिक और अलैंगिक जनन में अंतर लिखना है, ये पता तो इसका अंतर भी लिख सकते हैं, क्या क्या अंतर है दोनों में। कायिक जनन के उदाहरण लिखिए, जो कायिक जनन है इसके एग्जाम्पल बताने हैं आपको, एग्जाम्पल भी काफी बार पूछे गए हैं। अगला टॉपिक जो है आपको तैयार करना वो देखिए, अध्याय नंबर 3 है मानव जनन। मानव जनन में देखिए जो पहला वाला टॉपिक है नर जनन तंत्र का और मादा जनन तंत्र का, दोनों ही टॉपिक यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें क्या करना है आपको, लिंग का और चित्र बनाना है, और मादा वाले पूरे सिस्टम का चित्र बनाना, उसको चित्र से आपको सारी थ्योरी समझनी है। ओके, क्या क्या पार्ट होते हैं इसके नर जनन तंत्र के, जैसे शुक्राशय क्या होता है, शिशन क्या होता है, शुक्रवाहिकाएं क्या होती हैं, सब टॉपिक आपको पढ़ने हैं, सब इसकी हेडिंग पढ़नी है। मादा जनन में भी पढ़ना है कि अंडाशय क्या होता है, इस टाइप से चलते हैं इसमें। अगला क्वेश्चन है कि शुक्र जनन। देखिए शुक्र जनन क्या होता है, तो शुक्र जनन में इतना ध्यान रखें, शुक्राणु बनने की जो प्रक्रिया होती है वो शुक्र जनन कहलाती है। अगर शुक्राणु बनने हैं बॉडी के अंदर तो वो शुक्र जनन की क्रिया से बनते हैं। अंड जनन में क्या है, अंडे बनते हैं लेडीज के अंदर, तो ये अंड जनन की क्रिया कहलाती है। अगला क्वेश्चन है कि मासिक धर्म चक्र क्या होता है, मासिक धर्म क्या बोलते हैं, एमसी को कहते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलती है लेडीज के अंदर, तो उसको पढ़ना अच्छे से। निषेचन क्या कहाँ होता है, कैसे होता है, इसको भी पढ़ना अच्छे से। कहाँ पे होता है, ये होता है आपकी फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जो बॉडी के अंदर होती है फैलोपियन ट्यूब लेडीज के अंदर, वहाँ पे होता है। प्लेसेंटा क्या होती है, प्लेसेंटा आपने देखी होगी, बेबी के जो टूणी में लगी हुई आती है नाल सी, ओके, जिससे उसको पोषण मिलता है, उसको बोलते हैं प्लेसेंटा, इसको पढ़ना अच्छे से। गर्भधारण क्या होता है, गर्भधारण मतलब प्रेगनेंसी के बारे में पूछ रहा है। अगला है प्रसव क्या होता है, प्रसव भी अच्छा टॉपिक है पढ़ना। यौवनावस्था क्या होती है, तो यौवनावस्था क्या होती है, इसके उदाहरण लिखिए। बालक और बालिकाओं में यौवना आरंभ के लक्षण क्या है,
ओके, क्या क्या चेंजिंग आती है बॉडी के अंदर, जैसे कोई लड़की है तो उसकी बॉडी में क्या चेंजिंग आएगी जवान होने पर, लड़का है तो उसकी बॉडी में क्या चेंजिंग आएगी जवान होने पे, ये सब चलता है इसके अंदर, किसके, यौवनावस्था के अंदर। अध्याय नंबर 4 है जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना, काफी बार पूछा गया है ये जो टॉपिक है, ये चैप्टर है। देखिए पहला है जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, तो जनसंख्या विस्फोट बहुत आता है एग्जाम में, मोस्ट आईएमपी है। ओके, 100% तैयार करके जाना जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या विस्फोट में इतना ध्यान रख लें, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र विशेष में लिमिट से ज्यादा जनसंख्या का बढ़ जाना, अगर लिमिट से ज्यादा जनसंख्या वहां पर बढ़ रही है, ज्यादा हो गई है जनसंख्या, जनसंख्या विस्फोट है। तो अगर कोई भी चीज है जो ज्यादा बढ़ रही है तो विस्फोट हो जाएगा इसका। अगला है परिवार नियोजन भी बहुत आता है एग्जाम में, तो परिवार नियोजन भी वेरी वेरी आईएमपी है, हाई स्कूल और इंटर दोनों के लिए। परिवार नियोजन में इतना ध्यान रख लें, अपनी परिवार की संख्या को सीमित रखना, अपने परिवार की संख्या को सीमित रखना ही परिवार नियोजन कहलाता है, ये बहुत आता है एग्जाम में। अगला है गर्भ निरोधक क्या होती है, तो गर्भ निरोधक का मतलब होता है जो गर्भ को रोकती हैं, जो प्रेगनेंसी को रोकेंगी वो होता है गर्भ निरोधक। कोपर्टी, जैसे कोपर्टी होता है, कोपर्टी का मतलब होता है जैसे ये लेडीज के गर्भाशय में लगाई जाती है। ओके, तो ये उसको फिट कर देंगे, तो जो गर्भाशय में नहीं लगाते इसको इसमें लगाते हैं फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ये वहाँ पे क्या करती है, शुक्राणु को जाने से रोकती है, वहाँ पे अंडे के पास में, ठीक है, रोक देगी तो इससे निषेचन नहीं होता है। अगला टॉपिक है टेस्ट ट्यूब बेबी क्या होता है, तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब जैसे कि परखनली शिशु होता है, परखनली के द्वारा शिशु बनाया जाता है। एड्स क्या होता है, एड्स का भी और पूछा गया है। एसिडी रोग क्या होते हैं, ओके, और एग्नियो सेंटेसिस क्या है, तो ये भी काफी बार पूछा गया, पढ़ लेना इसको, डेट से पता लगा सकते हैं कौन सा कितना आ रहा है क्वेश्चन। अध्याय नंबर 5 है वंशागति एवं विविधता के सिद्धांत। इसमें से क्या क्या तैयार करना वो देखिए। मेंडल के नियम तो वेरी वेरी आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है, बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत आते हैं एग्जाम में। ओके, जो क्वेश्चन बताए जा रहे हैं इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। एक संकरण क्या होता है, ये भी काफी बार पूछा है। द्विसंकरण क्या होता है। अगला टॉपिक है प्रभाविता का नियम। देखिए मेंडल के नियम में बताया गया था प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपविभजन का नियम, तीनों ही नियम किंग क्वेश्चन है इस चैप्टर के, मतलब हर बार पूछे गए पेपर के अंदर। क्या है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपविभजन का नियम। तो ये मेंडल का नियम है, जो मेंडल ने प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पे किया था, तो ये वही वाला क्वेश्चन है। जीन क्या होते हैं, जीन अच्छा टॉपिक का पढ़ लेना। गुणसूत्र क्या होते हैं, गुणसूत्र आपने पढ़े होंगे, 40 गुणसूत्र होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, 46। अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, काफी बार पूछा गया है। सह प्रभाविता क्या होती है, ये भी काफी आईएमपी है। अध्याय नंबर 6 है वंशागति का आणविक सिद्धांत, ये भी काफी बार पूछा गया है। डीएनए की संरचना बनाई, तो डीएनए के बारे में पढ़ना अच्छे तरीके से। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होती है। आरएनए क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीएनए प्रतिकृति क्या होती है, ये भी काफी बार पूछा गया है। ये वो क्वेश्चन है जो हर साल के साथ रिपीट होते हैं किसी न किसी पेपर कोड के अंदर। प्रतिलेखन क्या होता है, ये भी वेरी वेरी आईएमपी है। अनुवादन, जीन अभिव्यक्ति क्या होती है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। वाटसन एंड क्रिक का मॉडल, डीएनए वाला, ओके, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। ओके, वाटसन और क्रिक का मॉडल बहुत बार पूछा गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी मोस्ट आईएमपी है, ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कोडोन क्या होते हैं, तो कोडोन आप पढ़ेंगे इसके डीएनए के अंदर, कोडोन के बारे में। अध्याय नंबर 7 है विकासवाद। विकासवाद के बारे में काफी आता है एग्जाम के अंदर। विकासवाद क्या होता है, डार्विनवाद क्या होता है, डार्विनवाद के सिद्धांत को तो काफी बार ही पूछा गया है। आगे है प्राकृतिक वर्ण क्या होता है, प्राकृतिक वर्ण भी काफी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर, ये भी मोस्ट आईएमपी है। लेमार्कवाद क्या होता है, ये भी काफी आईएमपी है। अनुकूलन क्या होते हैं, जीवाश्म क्या होते हैं, मानव विकास पर टिप्पणी लिखिए। और विविधता क्या होती है, जैव विविधता के बारे में अच्छे से पढ़ के जाना है। और जो क्वेश्चन तैयार करना है वो देखते हैं। अध्याय नंबर 8 है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस चैप्टर से क्या क्या तैयार करना वो देखते हैं, हम ध्यान से पढ़िए इसको। देखिए स्वास्थ्य क्या होता है, हमारी बॉडी का ठीक रहना स्वास्थ्य होता है ना, इसके बारे में पढ़ना इस चैप्टर के अंदर। रोग क्या होते हैं, मतलब बीमारी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है। प्रतिरक्षा क्या होती है हमारी बॉडी में, जो बॉडी को रोगों से बचाती है, प्रतिरक्षा तंत्र कहलाता है ना, उसके बारे में पढ़ना है। अगला है एड्स क्या होता है, तो एड्स क्या है, इसका उपचार कैसे होगा, लक्षण क्या होंगे, सब पढ़ना है। ये नहीं कि एड्स क्या होता है नहीं पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है एड्स के बारे में। एड्स क्या है, इसके बचाव के उपाय क्या हैं, किस वजह से होता है, सब कुछ पढ़ना है इसमें। कैंसर कैसा होता है, कैंसर के बारे में पढ़ना। शॉर्ट में समझ लें, हमारी मांसपेशियों का अनियमित रूप से इधर उधर को चला जाना, भाग जाना, फट जाना हमारी मांसपेशियों का अनियमित रूप से,
तो वो कैंसर की श्रेणी में आता है। जैसे कि मान लो उससे गुटके से कैंसर हो गया तो पूरा सड़ जाता है ना, वो पूरा सड़ जाता है एक तरीके से, मांसपेशियां फट जाती हैं, वो ही है इसका मैटर। अगला है क्वेश्चन है कि एलर्जी क्या होती है, तो एलर्जी क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया एग्जाम के अंदर। टीकाकरण के बारे में पढ़ना अच्छे से। टीकाकरण का मतलब ये वैक्सीनेशन की होती है, हम बचपन से वैक्सीनेशन कराया जाता है ना कि 6 महीने को आता तो ये वाला टीका लगवाओ, 2 साल का हो गया तो ये वाला टीका लगवाओ, 2 महीने का हो तो ये वाला टीका लगवाओ, तो वैक्सीनेशन होती है, टीके जो लगते हैं बच्चों के, ये वही है, उसके बारे में पढ़ना है। मलेरिया का कारक जीव कौन सा है, तो मलेरिया किससे होता है, हमने पढ़ा है मच्छरों से होता है, मादा एनोफिलीज मच्छर से। अध्याय नंबर 9 है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, ये क्या काम करते हैं इसको पढ़ते हैं अच्छे से। जी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, जैसे कि आपने पढ़े होंगे बैक्टीरिया, जीवाणु, जीवाणु किस किस काम में आते हैं, और भी बहुत सारे हैं। कवक हैं, कवक काफ़ी यूज होते हैं। दही बनाने में, दही बनने में कौन सा जीवाणु सहायक होता है, तो दही कौन सी जीवाणु से बनता है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको पढ़ना अच्छे से। एंटीबायोटिक दवाई क्या होती है, वही दवाई होती है एंटीबायोटिक जो जीवाणु को मार दे, पढ़ लेना इसको भी अच्छे से। पेनिसिलिन की खोज किसने की, पेनिसिलिन जिससे कि हमारी दवाई बनी है किसकी, बुखार की, इसको पढ़ना अच्छे से। अगला है बायोगैस क्या होती है, तो बायोगैस CH4 होती है, तो CH4 किससे बनती है, गोबर से बनती है, तो गोबर गैस भी कहते हैं इसको। अगला है सीवेज क्या, सीवेज का उपचार बताओ। माइकोराइजा मोस्ट IMP, हम देखिए माइकोराइजा भी हर साल के साल कैसे ना कैसे पूछे जाता एग्जाम के अंदर, मोस्ट IMP पढ़ना इसको। ईस्ट का उपयोग लिखिए, तो ईस्ट का उपयोग भी काफ़ी बार पूछा गया। और देखते हैं अध्याय नंबर 10 में से आपको क्या तैयार करना है, जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, इसमें से देखिए क्या क्या तैयार करना। जैव प्रौद्योगिकी होती क्या है, पहले तो ये पढ़ना है। अनुवांशिक अभियांत्रिकी क्या है, देखिए ये क्वेश्चन तो बहुत आता है एग्जाम में, ओके, इस चैप्टर का किन क्वेश्चन वेरी वेरी IMP। अगला है प्लाज्मिड क्या होते हैं, तो प्लाज्मिड भी काफ़ी बार पूछे गए, ये भी वेरी वेरी IMP क्वेश्चन है। प्रतिबंध एंजाइम क्या होते हैं, तो एंजाइमों के बारे में पढ़ना, ये भी क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। PCR ये भी क्या है, वैसे तो हर क्वेश्चन के है मोस्ट IMP है, देख जो ज़्यादा IMP हम उस पर ये लिख रहे हैं, ओके, चैप्टर का जो मेन क्वेश्चन होता है। वाहक वेक्टर क्या होता है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। क्लोनिंग क्या होती है, तो क्लोनिंग भी क्या है मोस्ट IMP है। क्लोनिंग कैसे करते हैं DNA से, ये भी अच्छे से पढ़ना आपको। DNA लाइगेज क्या है, तो भी क्या है वेरी वेरी IMP है, इसको भी मोस्ट IMP करके पढ़ें आप। अध्याय नंबर 11 है जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग, इसमें से देखिए क्या क्या तैयार करना। पहला क्वेश्चन है कि GM फसलें क्या होती हैं, तो GM फसलों के बारे में पढ़ना है। बीटी कपास की फसलें बहुत आती हैं, ये वाला क्वेश्चन ओके 100% आपको पढ़ के जाना है। बीटी कपास होता क्या है। जीन चिकित्सा क्या होती है, तो जीन चिकित्सा से क्या अभिप्राय है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, ओके। इंसुलिन का उत्पादन कैसे होता है, हमारी बॉडी में इंसुलिन कैसे बन जाती है, तो क्या काम करती है, हमने पढ़ा होगा डायबिटीज़ के बारे में, तो डायबिटीज़ को कंट्रोल करती है ये। ट्रांसजेनिक जंतु तो बहुत आते हैं एग्जाम में, ये तो 100% आते आता है एग्जाम में। ट्रांसजेनिक जंतु तो देख लेना हर पेपर के अंदर। टीका निर्माण में जैव प्रौद्योगिकी की भूमिका लिखिए, जो टीका निर्माण करते हैं उसमें इसका यूज बताना है। अध्याय नंबर 12 है जीव और समष्टियाँ, ये भी काफ़ी IMP क्वेश्चन है। समष्टि क्या होती है, पहले ये पढ़ना। आवास क्या होता है, आवास मतलब रहने की जगह वगैरह। परभक्षण क्या होते हैं, परभक्षण मतलब जो एक दूसरे को खा जाते हैं, परभक्षण, परभक्षी सुना होगा। सहजीविता का, सहजीविता भी अच्छा टॉपिक है, इसको पढ़ना है। जैसे कि जोंक होती है, दूसरे पर रहकर अपना भोजन ग्रहण करती है, तो सहजीविता कहलाती है वो। सहजीविता होती है, परजीविता होती है, इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं दोनों। परजीविता मतलब दूसरे पर निर्भर रहने वाला। प्रतिस्पर्धा भी मोस्ट IMP, इसको भी पढ़ना है। तीनों ही क्वेश्चन के हैं मोस्ट IMP है, पक्का कोई ना कोई आएगा जरूर, ओके। बोर्ड एग्जाम 27 में। स्पीड से देख लें, थोड़े से और बचे। पारितंत्र क्या होता है, तो पारितंत्र के बारे में पढ़ना। हमारे जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, इसके बारे में पढ़ना अच्छे से। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, कौन किसको खा जाता है, जैसे शेर बकरी को खा गया, बकरी घास को खा गया, इस टाइप से चलता है, इसमें पढ़ लेना इसको भी टॉपिक को। खाद्य जाल क्या होता है, वो भी इसी टाइप का होता है। पारिस्थितिकी, पारिस्थितिक पिरामिड क्या होते हैं, ये भी क्या है मोस्ट IMP है। उत्पादक किसे कहते हैं, तो उत्पादक भी वेरी वेरी IMP, ये भी बहुत आते हैं एग्जाम के अंदर। कौन उत्पादक किसे कहते हैं। अपघटक भी यही होते हैं। अपघटक क्या होते हैं, ऊर्जा प्रवाह क्या होता है एनर्जी का। जैव और रासायनिक चक्र क्या होते हैं, ये सब क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए, ओके। बोर्ड एग्जाम 2027 में इनसे बच के पूछ नहीं जाएगा, बस यही क्वेश्चन तैयार कर लें, वेरी वेरी IMP।
लास्ट आपका अध्याय जैव विविधता एवं संरक्षण, इससे भी बहुत आते हैं क्वेश्चन। देखिए कौन कौन से तैयार करने हैं। जैव विविधता होती क्या है, पहले तो यही पढ़ना अच्छे से। संरक्षण क्या होता है, संरक्षण का मतलब बचाना किसी भी चीज को, किसी प्रजाति को बचाना। जैव विविधता में इतना ध्यान पर रखें, जीवों में जो अंतर पाया जाता है उनकी प्रजातियों में, वो कहलाता है जैव विविधता। संरक्षण क्या होता है, मतलब उन जातियों को बचाने की जो प्लानिंग चलती है या मुहिम चलती है उसको बोलते हैं संरक्षण, मतलब उनको बचाना। अगला है संकटग्रस्त प्रजातियां क्यों होती है। संकटग्रस्त प्रजातियों का मतलब होता है जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, मतलब जो मर रही हैं, ओके, जो नष्ट हो रही है पृथ्वी से, उसको बोलते हैं संकटग्रस्त प्रजातियां। राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या करते हैं, इन प्रजातियों को बचाने की कोशिश करती है। ओके, राष्ट्रीय उद्यान जो होते हैं जैसे कि चिड़ियाघर हो गए, उनमें बहुत सारे जीवों को बचा कर रखा जाता सेफली उनको। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, वो भी इसी टाइप का होता है, इसको भी पढ़ना अच्छे से। कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ना, ये भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ओके, और इस चैप्टर का सबसे ज्यादा एमपी क्वेश्चन ये है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक अच्छा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। ओके, इसमें देखिए क्या होता है, रेड डाटा बुक में इसमें एक सूची रखी जाती है। सूची का मतलब जैसे कि जो प्रजातियां नष्ट होने वाली हैं, नष्ट होने की कगार पे हैं, जो नष्ट हो रही है धीरे धीरे, उनको लिस्ट को रखा जाता है इसमें रेड डाटा बुक के अंदर। ओके, ऐसा समझें इसको। हॉट स्पॉट क्या होते हैं, ये भी क्या है, वेरी वेरी एमपी टॉपिक है हॉट स्पॉट वाला भी। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो हर साल के साल पूछे गए एग्जाम में, देख सकते हैं। टोटल हमने 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा क्वेश्चन बता दिए, 100 क्वेश्चन से भी ज़्यादा टॉपिक हैं ये। इनसे बच के कुछ नहीं जाएगा, सारे के सारे ये टॉपिक तैयार करना है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं कैसे नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।